हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड एपीआई इंटीग्रेशन। इस वीडियो में सारा ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। विद एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे, एपीआई के साथ कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कैसे इसको यूज करते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है, ये अकेला नहीं होता, इसके साथ सिंक्रोनस भी आता है। तो इन दोनों को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर बाकी हम बाद में देखेंगे। तो जहां पर मेरे पास दो होते हैं टॉपिक, आप इसको प्रोग्रामिंग की तरह ना देखो, इसको रियल लाइफ में भी हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सिंक्रोनस एक होता है, एक होता है असिंक्रोनस। बेसिकली जो ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है असिंक्रोनस। वो क्यों, वो आपको पता चल जाएगा जब हम दोनों की डेफिनेशन बताएंगे। एक ब्लॉकिंग होता है, एक नॉन ब्लॉकिंग होता है। तो ये ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग दोनों के एक दूसरे के साथ जो रिलेटेड है। असिंक्रोनस होता है नॉन ब्लॉकिंग, जहां पर जो सिंक्रोनस है वो है ब्लॉकिंग। ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है कि आपको रोक दिया जाता है। अब देखो सिंक्रोनस क्या है। एक काम आप कर रही हैं, जब तक आपका पिछला कोई काम खत्म नहीं हो जाता आप दूसरा काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। पहले पिछला काम खत्म करो, उसके बाद आप दूसरा काम स्टार्ट करो। अगर असिंक्रोनस की बात करें, इसमें आप बहुत सारे काम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पहला काम खत्म नहीं भी हुआ, देन आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे। इसको देख के क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे चलता है क्लॉक, सिंक्रोनस होगा या असिंक्रोनस, ये हमने देखना है। यहाँ पर ये सेकंड वाली जो पिन घूम रही है ना, ये वाली जो दो पिन से इसी के ऊपर डिपेंड है। ये तब तक नहीं हिलेगी जहां से जब तक ये अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर लेती। तो इसी को हम रियल लाइफ एग्जांपल बोल सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। मतलब सिंक हो रही है दोनों। यहाँ पर ये जैसे ही सर्कल अपना कंप्लीट करेगी, तो जे वाली जो पिन है सबसे बड़ी पिन, ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। अब जे वाली जो पिन है, जब तक जे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं करेगी, सबसे छोटी पिन यहाँ से हिलेगी नहीं। तीनों की तीनों पिंस एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मतलब जहां पर जब तक एक काम खत्म नहीं होता ना, दूसरा काम हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जे वाली जब तक पिन नहीं घूमेगी तब तक जे वाली पिन यहाँ से जो जे घंटे वाली पिन है, मतलब सबसे छोटी, जे जहाँ से हिलेगी नहीं। तीनों के तीनों पिन एक दूसरे पे डिपेंड है। ये सिंक्रोनाइजेशन होता है। एक और रियल एग्जांपल है इसकी, जब भी आप एटीएम पे जाते हैं, सबसे पहले कार्ड इंसर्ट करते हैं। जब तक कार्ड इंसर्ट नहीं होता तब तक आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं हो कि हम बिना कार्ड इंसर्ट किए कैश लेके आ जाएंगे। फिर कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपनी पिन इंसर्ट करते हैं, सारी डिटेल एंटर करते हैं, तब जाके हमें कैश मिलता है। तो वो भी एक सिंक्रोनाइजेशन के एग्जाम्पल है। वो भी सिंक होते हैं सारे के सारे मेथड एक साथ। तो एक स्टेप या एक काम दूसरे पे डिपेंड रहता है हमेशा ही। जब तक कार्ड आप इंसर्ट नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तब तक आप पैसे निकाल ही नहीं सकते। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। आपको ब्लॉक कर दिया जाता है जब तक आपका पहला काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप कार्ड नहीं इंसर्ट करते। मान लो कार्ड भी इंसर्ट कर दिया, कार्ड इंसर्ट करने के बाद जब तक आप डिटेल फिल नहीं करते, तब तक आपको ब्लॉक कर दिया गया है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले अपनी डिटेल फिल करो, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो इसी को हम ब्लॉकिंग बोलते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया उतने टाइम के लिए जब तक पिछला काम कोई खत्म नहीं हो जाता। सेम ऐसे ही हमारे पास प्रोग्रामिंग भी होता है। जब तक आपका पिछला एक स्टेप, पिछला कोई भी टास्क है अपना, जो भी आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी होगी सर्वर पे, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती आप नेक्स्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। भेज भी दी तो आपको उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। जब तक पिछली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक आप नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। ये सिंक्रोनस होता है। इसी को हम ब्लॉकिंग बोलते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। अब असिंक्रोनस की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने जहाँ पर एक टैब जी ओपन किया है, इधर मेरे पास जी कैमरा चल रहा है, इधर मैंने जे वाला एक ओपन किया है, क्लॉक ओपन किया है, इधर मेरे पास मैं कोडिंग भी साथ साथ में कर रही हूँ। ये सारे के सारे असिंक्रोनस है। आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एक टाइम। कोई भी टास्क एक दूसरे के डिपेंड नहीं है। मैं जहाँ पे कोडिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको, इसने मुझे ब्लॉक नहीं किया कि आप जब तक कोडिंग करते हैं तब तक ही मुझे यूज करो, या आप कोई काम और कर ही नहीं सकते। मैं जहाँ पे इसको बंद कर दूं मैं बाकी काम कर सकती हूँ। सेम ऐसे ही अगर जे वाली टाइम मैं बंद कर देती हूँ मैं कोडिंग कर सकती हूँ। कोई भी जहां पर किसी को ब्लॉक नहीं करता। आपका अगर एक काम खत्म नहीं होता तो आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे दो एग्जांपल में इसकी लाइव एग्जांपल बताऊंगी। एक होता है इंस्टाग्राम रील। वहां पे आप रील अपनी अपलोड करते हैं, अपलोड करके आप वहां पे छोड़ देते हैं। अपलोड होने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। जब तक रील अपलोड नहीं होती आप बाकी की रील्स वॉच कर सकते हैं।
तो जहां पर ये ऐसा नहीं होता कि आप जब तक रील अपलोड कर रहे हैं, जब आपकी रील अभी तक अपलोड नहीं हुई तब तक आपको इंस्टाग्राम यूज करने की परमिशन नहीं मिलती, ऐसा कभी नहीं होता। सेम ऐसे ही यूट्यूब पे होता है, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करके छोड़ दो, बहुत लंबी वीडियो है तो उसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक वीडियो अपलोड होती है तब तक ऐसा नहीं होता कि आप यूट्यूब को यूज नहीं कर सकते, आप उसका टाइटल वगैरह सेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख लो। जब तक वीडियो अपलोड हो रही है सारी की सारी सेटिंग बाकी कर लो। या यूट्यूब के और भी फीचर्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ये होती है असिंक्रोनस, एक काम खत्म हो गया, बाकी अगर वो खत्म नहीं हुआ तो दूसरा काम स्टार्ट कर लो। इसीलिए ज्यादातर असिंक्रोनस यूज किया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी ने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है असिंक्रोनस में, एक का रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसको टाइम लग गया, तब तक वो दूसरी रिक्वेस्ट हैंडल कर लेगा, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर बार बार पेज रिफ्रेश कर रही हूँ तो मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम बाद मुझे रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। तो वहां पर हो सकता है मुझे जिससे पहले बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हो उनका रिस्पॉन्स पहले मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे रिक्वेस्ट को देखेगा या किसी और के रिक्वेस्ट को देखेगा। हो सकता है मेरा इंटरनेट फास्ट हो या कुछ भी रीजन हो सकता है तो मुझे वहां से पहले रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं असिंक्रोनस। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी एक एक एग्जांपल देनी है, सिंक्रोनस की एक एग्जांपल देनी है, एक असिंक्रोनस की, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ गई है इसकी। अब हम मूव करते हैं एपीआई की तरफ। एपीआई इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मैंने इसके क्रिएट किए हैं। आप मेरी रिएक्ट की 100 डेज वाली प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मैंने एपीआई के क्रिएट किए हैं। उसी को हम आज सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। एपीआई की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन या इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जे एपीआई इंटीग्रेशन होता है, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन आपकी कोई भी यहाँ पर कोडिंग जहाँ पे करते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। इंटरफेस का मतलब होता है बिना कुछ आप किए, बिना कोडिंग की, बहुत ही ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं, आप थर्ड पार्टी का कंटेंट यूज कर सकते हैं। आप एपीआई के साथ उनकी एपीआई यूज करते हैं, आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आजकल हम करते हैं, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं, इवन स्टॉक मार्केट तक की वेबसाइट हमें एपीआई प्रोवाइड करती है कि आपको कोई ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं है, हम आपको अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, आप हमारा डेटा यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन में। इसी को हम एपीआई बोलते हैं। हमने जस्ट इनका एक यूआरएल यूज करना होता है, सिर्फ एपीआई अकेला काम नहीं करता, इनका एक यूआरएल यूज करना होता है, फिर वहां से डेटा फेच किया जाता है एक्सीएस के साथ। ये सारे के सारे मिलके ये सारा काम करते हैं। इसी के बीच हम असिंक भी देखेंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को और थोड़ा सा इसको कर देते हैं जूम। फिर इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट, और जहां से एक फंक्शन क्रिएट कर लो ऐप नाम का, इसको कर दो एक्सपोर्ट। चलिए, रिटर्न भी लगा देते हैं। सबसे पहले तो बात आती है हमारे पास HTTP की, इधर चलते हैं। अब हर एक कंटेंट आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ये सब होता क्या है। HTTP अलग होता है, फैच करना है तो हमने डेटा वो अलग से करेंगे, एक्सेस जो यूज करना है वो अलग से करेंगे। हैंडल करना है रिस्पॉन्स को, उसमें कोई एरर आ जाए उसको अलग से हैंडल किया जाता है। असिंक अवेट कैसे लगाना है, ये सब एक एक करके हमें सीखना पड़ेगा। तो सब कुछ एक ही एग्जाम्पल में नहीं करेंगे, एक एक का अलग अलग कोड लिखेंगे। अगर मैं जहाँ पे डेटा फेच करूंगी तो हमारे पास ऐसे आता है, फेच लिखना है, यहाँ पे मेरे पास आएगा HTTPS। ये बेसिकली वो एपीआई होती है, हर एक जो वेबसाइट मान लो, हर एक ऐसी थर्ड पार्टी जो हमें एपीआई प्रोवाइड करती है वो एपीआई उनकी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऐसे आती है example.com, जहाँ पे आता है डेटा। डेटा क्या होता है कि हमें वहां से क्या चाहिए। यहाँ पे फेच के बीच जब भी आपने एपीआई लिखनी होती है तो फेच के बीच लिखी जाती है। ऐसे ही लिखना है, अगर मैं कोड ऐसे लिख रही हूँ तो मतलब ये इसका सिंटेक्स है, ऐसे ही लिखना है। ये अकेला नहीं होता, जब भी फेच किया जाता है डेटा उसके बाद ये कुछ हमारे पास होते हैं, कीवर्ड होते हैं। डॉट देन है तो डॉट देन ही आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स उन्होंने भेजना है। ये रिस्पॉन्स एक कीवर्ड होता है जहाँ आप वेरिएबल बोल सकते हैं। रिस्पॉन्स आप यहाँ पर RES भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं रिस्पॉन्स लिखना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी RES, तो रिस्पॉन्स लिखने से ऐसा होता है कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ वहां पे रिस्पॉन्स आएगा। उन्होंने एक रिस्पॉन्स भेजना होता है डॉट जेसन फाइल।
अब जे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर डेटा जेसन फाइल में ही आता है, तो हम इसकी टाइप जेसन ही लिखते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ज्यादातर हम जेसन फाइल को यूज करते हैं। एक जहां पर फिर से हम देन लगाएंगे, देन ये कीवर्ड है इनके, जो भी डेटा आना है, उन्होंने डेटा हमें भेजना है, ठीक है। तो ये वाला जो है कंसोल डॉट लॉग में जाके आप देख सकते हैं कि डेटा क्या आया है। ये होता है कि आपके पास कोई डेटा आ गया या नहीं, वो आपने चेक करना है, तो आपको कंसोल में जाके दिख जाएगा। ये आपको जरूरी नहीं ये लगाना ही है, ये जरूरी होता है कि रिस्पॉन्स आएगा, हमने इसको चेक करना है कि रिस्पॉन्स आ गया। ये डेटा आपने कंसोल में लिखना है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हम डेटा जरूर लगाएंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम बाद में एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद कैच लगाया जाता है। कैच क्या करेगा, अगर मुझे डेटा नहीं मिला, कोई भी एरर आ गई, सर्वर में एरर आ गई, उनकी एपीआई में कोई एरर आ गई, तो मुझे एक एरर दिखा देगा। ऐसे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग में जाके, हमें ये एक एरर दिखा देता है। यहाँ पे लिख लो एरर, ये होता है इनका कीवर्ड। ऐसे हम लिखते हैं जब भी हमने फेच करना होता है डाटा। ये सिर्फ और सिर्फ फेच करने के लिए है, इसको कंप्लीट बाद में देखेंगे कैसे हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं। ये कोड फिक्स होता है, ऐसे ही हम लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फेच करने का। अब यहाँ पे जो फेच लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, इसने डेटा को फेच करना है, जो भी हमने यहाँ पर एपीआई लिख दी। जहां पर जो भी, मान लो मैं गूगल की लिख देती हूँ www.google.com, उनकी जो एपीआई होती है वहां से मुझे डेटा चाहिए। तो ये क्या करेगा, यूआरएल चेक करेगा, इसने यूआरएल गेट कर लिया कि हाँ ये वाला यूआरएल है, मैंने यहाँ पे जाना है। तो हम जैसे ही इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो वहां पे जाएगा जो हमने एपीआई लिखी है, तो वहां पे चला गया। उसके बाद बारी आती है रिस्पॉन्स की। अब जहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स में भेजना है, तो वो क्या करेगा, जाएगा वहां पे इनकी वेबसाइट पे जाएगा, उसके बाद चेक करेगा रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं। जो जो भी वहां पे डेटा यूज हुआ है वो हमें रिस्पॉन्स में भी चाहिए। अब सेम ऐसे ही कैच का होता है। कैच मतलब अगर मेरे पास कोई एरर आ गई, हमारे पास ये वाला हो सकता है एपीआई वर्क ही नहीं कर रही, गलत एपीआई लिख दी मैंने, जहाँ वहां पे कोई इनके, जहाँ जिधर एपीआई है वहां पे इसने जाना है, वहां पे कोई इश्यू आ गया, तो वो इश्यू को मेंशन करने के लिए हमें कैच लगाना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले एक्चुअली में एरर किधर है। ये तो हो गया हमारा फैच का, इसको हटा दो। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी को हम अकेला नहीं यूज करते, एक एक्सियोस होता है। यहाँ पे चलो, ये होता है एक्सेस, ये एक लाइब्रेरी मान सकते हैं, इसी को हम यूज करते हैं एक्सेस को, कि हमने एपीआई के साथ डेटा गेट करना है। बेसिकली हम ज्यादा एक्सेस ही यूज करते हैं, तो हम यही लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनपीएम, यहाँ पे लिखना है एनपीएम आई एक्सियोस। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ता है, तो मैं इसको कर देती हूँ अपने फोल्डर में, सीडी ऐप नाम के फोल्डर में। इसी फोल्डर में जाके आप करना इसको डाउनलोड, एंटर कर दो npm आई एक्सियोस। चलिए, ये एक लाइब्रेरी है, इसी को यूज किया जाता है फेच करने के लिए डेटा। जब भी आपने एपीआई के साथ काम करना है, तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक्सियोस यूज करें। लगाया कैसे जाता है, इसको कॉन्स्ट लगाना है। सबसे पहले तो एक्सियोस को हमने डिफाइन करना होता है। एक जहाँ पे हम रिक्वायर लगाएंगे, क्या रिक्वायर होगा, एक्सियोस, ठीक है। जहाँ पे हो गया एक्सियोस को डॉट लगा के गेट लिखा जाता है, जैसे पहले फेच लिखते थे। अगर आप चाहते हैं फेच नहीं लिखना, तो मैं ऐसे लिखूंगी एक्सियोस डॉट गेट। अब जहाँ पे सेम वही आएगा एचटीटीपी वाला, जहाँ हम ऐसे लगा देते हैं, जो पहले था मेरे पास सेम कोड हम यूज करेंगे, ताकि वहां से आप ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। ये वाला है ना जहाँ पे फेच लिखा हुआ है, बस जहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक्सियोस डॉट गेट। तो ऐसे हम एक्सेस को यूज करते हैं, यही ज्यादा हम यूज करेंगे, इसलिए आप इसको ज्यादा सीख लो। एक्सेस डॉट गेट लगाएंगे, और ये वाला जो है रिस्पॉन्स वगैरह आएगा, ये सब सेम ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी सेम रहेगा। बस एक्सेस ऐसे यूज करना है। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को गेट करेगा। एक्सेस ने क्या करना है, जैसे फैच का काम होता है, सेम ऐसे ही एक्सेस का होता है। ये का हमें लाइब्रेरी मिलेगी, फैच के जगह हम एक्सेस यूज करेंगे। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, बाकी सारा कोड हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, जो मैंने एक्सेस लिखा इसको हम हटा देते हैं। फेच करना है हमने डेटा जहां से, उसके बाद आपने एरर को हैंडल कैसे करना है, सेम इसी के बीच किसी भी एपीआई से डेटा फेच करना है, तो एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे। मैं क्या लिखूंगी, ये वाला जो है इसको हम यहां से हटा देते हैं। यहाँ से आएगा रिस्पॉन्स आना है एक,
रिस्पॉन्स ऐसे लिखते हैं। एक उन्होंने रिस्पॉन्स भेजना है, अगर तो मेरे पास रिस्पॉन्स नॉट ओके हुआ तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डॉट ओके। इसका ओके का इसका मतलब मैंने नॉट लगाया ना, रिस्पॉन्स ओके नहीं है, मुझे रिस्पॉन्स गलत मिला, जो मिला ही नहीं, मतलब हमारा एपीआई वर्क ही नहीं किया, मतलब नॉट ओके है रिस्पॉन्स। तो मुझे जहाँ पे आ जाए थ्रो न्यू एरर, मुझे जहाँ पे एक एरर दिख जाए। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कोड ज्यादा समझ कैसे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जहाँ पे एरर लिखी नजर आए, तो मैं क्या करूंगी, जहाँ पे एक अपनी तरफ से एरर ऐड कर दूंगी। क्या लिखेंगे, वाज नॉट ओके, कुछ भी। और जहां पे मैं क्या लिखूंगी, इधर मुझे चाहिए कि एरर प्रिंट हो प्लस रिस्पॉन्स लिखेंगे डॉट स्टेटस। अब जिस स्टेटस हमारे पास होता है कुछ बाय डिफॉल्ट, कुछ पेज होते हैं जैसे 404 पेज होता है ना, उसका हमें देख के पता चल जाता है कि ये वाला कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जब पेज ही नहीं है जी। सेम ऐसे ही स्टेटस हमारे पास होते हैं, कुछ एरर के स्टेटस, कुछ कोड भी दिए जाते हैं। तो मैं उसको बोलूंगी कि जो भी वहां पे एरर होगी कोड के साथ मुझे बता दे कि हाँ मुझे ये वाली एरर है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको हम एरर हैंडलिंग करना बोलते हैं। सेम ऐसे ही हमें रिटर्न पे लगा दे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा मुझे वो बता दे, जो भी होगा, ठीक है, रिटर्न करना जरूरी होता है। डॉट देन हम लगाएंगे डेटा, यहाँ पे एरो फंक्शन बना के कंसोल में हम शो करा सकते हैं, जो भी डेटा आएगा मुझे शो करा दे। अगर मेरे पास ये वाला वर्क नहीं किया, मेरे पास एपीआई वर्क नहीं की, तो मुझे एरर शो हो जाए, अगर वर्क कर गई तो मुझे डेटा शो हो जाए, बस यहाँ पर ऐसे लिखना है। उसके बाद एक कैच वाला लगा देंगे एरर, एरर लगा के एरो फंक्शन बनाएंगे कंसोल डॉट लॉग के साथ। कंसोल डॉट एरर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे लॉग लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे तो आपको एरर दिख जाएगी, फैच एरर कुछ भी लिख लो। तो जहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मैसेज है, ये वाला जो एरर है, एरर कीवर्ड आप जहाँ पे प्रिंट कर दो जी, अपने आप मुझे एरर बता देगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मेरे पास एरर वाला। एरर कैसे, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो गया इसी के साथ। उसके बाद बारी आती है एक्सेस के साथ हमने कैसे हैंडल करना है। तो ये तो था फैच के साथ, यहाँ पे देखो फैच लिखा हुआ है, अगर एक्सेस के साथ करना है एक्सेस डॉट गेट लिखेंगे, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। लेकिन जहाँ पे जो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना, इधर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं बोलूंगी रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। और जहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, ये वाला इफो वगैरह लगाया हुआ है, इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, या तो हम हटा देते हैं इसको। अब अगर आपने एक्सेस यूज करना है तब एरर हैंडलिंग कैसे करनी है वो देख लो। रिस्पॉन्स जो भी आएगा, ठीक है, पहले हम उसको प्रिंट करा लेंगे कंसोल में जाके, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आया है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, डॉट कैच लगाएंगे। कैच, एक आएगी एरर, जो भी एरर हो वो मुझे दिख जाए। इफ, अगर एरर आई, अगर तो एरर आई रिस्पॉन्स के बीच, तो क्या होगा, बस एक प्रिंट करा लो कंसोल डॉट लॉग में जाके, तो मैसेज प्रिंट कराओ HTTP एरर, कुछ भी, मुझे ये वाला मैसेज दिख रहा है। अगर आपने एक्सेस यूज करना है तो एरर हैंडलिंग ऐसे करनी है, अगर फेच करना है वैसे करनी है जैसे पहले बताया है। और जहाँ पे आपने मैसेज प्रिंट कराना है एरर का, तो एरर वाला कीवर्ड लिखेंगे डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ हमें पता बता दे कि कौन सी एरर है, डॉट स्टेटस, और यहाँ पे आएगा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। हम ऐसे कुछ प्रिंट करते हैं एरर, यहाँ पे ऐसे ये वाला जो मैसेज होगा आपको नजर आ जाएगा कि हाँ ये वाली ये एरर आ गई, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आना है एल्स में जाके, इफ एरर डॉट रिक्वेस्ट, ये तो रिस्पॉन्स में एरर है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स में एरर आई, वहां से मैंने रिस्पॉन्स भेजा लेकिन वो सही नहीं है, रिस्पॉन्स में एरर आ गई, एक हो सकता है रिक्वेस्ट में एरर आए, हम जहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसमें एरर है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी अगर उसमें एरर हुई, तो बस यहाँ पे लिखो नो रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट में हम भेजेंगे रिसीव्ड, कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, बस ऐसा लिख दो। और यहाँ पे एरर प्रिंट करा दो रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उनके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये वाला रिक्वेस्ट देखो, ये वाला कीवर्ड है कि उसको पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट एरर है या रिस्पॉन्स एरर है। और एल्स में जाके अगर सब कुछ ओके हुआ, जहाँ कंसोल डॉट एरर
या कोई और एरर आ गई, तो मैं जहाँ पे सिंपल एरर लिखूंगी। एक तो रिक्वेस्ट की एरर होगी, एक होगी रिस्पॉन्स की एरर, एक हो सकता है एरर सेटिंग अप रिक्वेस्ट, कोई और एरर भी हो सकती है। यहाँ पे मैसेज एक बाय डिफॉल्ट होती है एरर, बाय डिफॉल्ट होता है मैसेज एरर का, वो हमें बता देंगे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होती है, एक होती है रिस्पॉन्स की एरर, एक रिक्वेस्ट की होती है, एक होती है बाय डिफॉल्ट एरर। जब दोनों ही वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो रिक्वेस्ट में एरर है ना रिस्पॉन्स में है, हो सकता है कोई तीसरा इशू हो, तब हमें ये वाला मैसेज आ जाएगा। ये एक्सेस के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे बात आती है असिंक एंड अवेट की, यहाँ पे देखो असिंक एंड अवेट, इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये सब हटा देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि आउटपुट कुछ भी नहीं आनी जब तक हम कंप्लीट कोड नहीं लगाते। कॉन्स्ट कुछ भी जहाँ पर नाम लिखना है, पी आर लिख देते, PRO। न्यू यहाँ पे लिखना है, प्रोमिस होता है एक, जो कीवर्ड होता है रिसॉल्व, एक होता है रिजेक्ट। इसको हम बाद में देखेंगे कि रिसॉल्व होता है कि रिजेक्ट होता है। और इसका एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अवेट एंड असिंक के साथ प्रोमिसेस यूज कर लिए हैं हमने, ठीक है, ये वाले। इस इन तीनों को हम कैसे यूज करते हैं, असिंक अवेट हम ज्यादा यूज करेंगे। इवन जितने भी मैंने एपीआई के प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, सबके बीच मैंने असिंक अवेट लगाया है। ये क्या काम करेगा, जहां से आप सीख सकते हैं। मैंने असिंक ऑपरेशन क्रिएट करना है तो कैसे करूंगी, लेट सक्सेस। तो ये एक ऑपरेशन पर मैंने क्रिएट कर दिया, मान लो इज इक्वल टू ट्रू। अगर तो सक्सेस हो गया ट्रू, मतलब कुछ भी मैंने पर उसको बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए, वो ट्रू हो गया। इफ सक्सेस, इसका मतलब है कि हाँ सब कुछ ओके है, मुझे डेटा भी मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया, सब कुछ ओके है, तो वो रिसॉल्व कर दे। रिसॉल्व, वहां में मुझे मैसेज आ जाए ऑपरेशन सक्सेस। अब ये देखो रिसॉल्व एक कीवर्ड है, सेम ऐसे एक रिजेक्ट होता है। अगर तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, तो आपको मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली हो गया कंप्लीट। एल्स में जाके मैसेज आ जाएगा रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा आपको, जो भी ऑपरेशन होगा उसको फेल कर देगा। ये वाला मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, या आपकी रिक्वेस्ट नहीं की, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। फेल हो गया तब भी मिलेगा, अगर नहीं फेल हुआ तब भी मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो होता है, लास्ट में जाके हमने PRO नाम का हमने क्रिएट किया ना, इसके बीच हमें लिखना पड़ता है सेम ऐसे ही, जैसे डॉट देन लगाते हैं, डॉट रिजल्ट। ये वाला रिजॉल्व रिजेक्ट वाला बहुत कम हम यूज करते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका। एक एरो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लगाते हैं, और इसके बीच मुझे रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मतलब जो भी रिस्पॉन्स में डेटा आएगा वो आपको प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर डेटा नहीं आया तो हमें एक एरर प्रिंट मिल जाए, तो डेटा नहीं मिला तो मुझे एरर मिलेगी, कंसोल डॉट एरर। तो बस यहाँ पे एरर को प्रिंट कर दो। जे कंसोल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास डेटा आया या एरर आई है। जे कुछ हमारे पास कीवर्ड्स है जिसको हम यूज करते हैं। अगर आपने असिंक जे नहीं लगाना है, रिजेक्ट रिजॉल्व के साथ आपने लगाना ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे, बेसिकली जैसे हम क्रिएट करेंगे अब प्रोजेक्ट, वो मैं बताने वाली हूँ। अब जो मैं कोड लिखूंगी बस इसको आप समझ लो अच्छे से। मैं लगाऊंगी असिंक, लगाते हैं ऐसे लगाना, असिंक लगाया जाता है। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जहां पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन का नाम फैच रख देते हैं। फैच करना है हमने, फैच डेटा। ये एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है, इसी के पीछे सारा कोड आता है हमारा। ट्राई कैच हमेशा लगाया जाता है, यही सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एपीआई के साथ काम करने का। इसको आप बस सीख लो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। असिंक लगाया जाता है, असिंक मतलब हमने एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। असिंक की बात अब यहाँ पे हो गई ना, जो हमने यहाँ पे यूज किया था कि हम असिंक लगाएंगे, तो मैं जहाँ पे असिंक को यूज करूंगी। ट्राई कैच हम लगाएंगे कि एरर भी पता चल जाए, तो ट्राई कैच नहीं लगाते तो हमारे पास बहुत सारे इशू आते हैं। तो मैं जहाँ पे ट्राई कैच लगाऊंगी, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट लगेगा। अब जहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अवेट हर जगह पे नहीं लगता, तभी लगना है अगर आपने असिंक लगाया है। असिंक एंड अवेट दोनों मिलके काम करते हैं। इसको लगाने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो मैं बता ही देती हूँ। असिंक क्या करेगा, इसने डिक्लेयर करना है कि फंक्शन असिंक्रोनस है।
मतलब इसको पता तो होना चाहिए कि मैंने सिंक्रोनस लिखा है या असिंक्रोनस लिखा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जे में चेक करेगा कि फंक्शन हाँ असिंक्रोनस है, इसने डिफाइन कर दिया। अवेट में क्या करना है, एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा। जो भी एग्जीक्यूशन चल रही है ना उसको पॉज कर देगा। वो चेक करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, हाँ कि हमारे पास क्या चल रहा है। पॉज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये नॉन ब्लॉकिंग है। पॉज करने का मतलब है ये चेक कर लेगा, पहले तो ये वहां पे जाएगा, उनकी एपीआई के ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या डेटा चाहिए हमें। उसके बाद एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा स्टॉप करेगा, स्टॉप भी नहीं पॉज करेगा। पॉज करने के बाद इसको रिसॉल्व करेगा। रिसॉल्व किसको करना है, प्रॉमिस को। जहाँ पे देखो प्रॉमिसेस जो हमने लिखा हुआ है ना, इसी को हम यूज करेंगे साथ में, क्योंकि ये तीनों मिलके काम करेंगे। इसको हमने कहीं से भी ऐसे सीखना नहीं होता, बस इसको हमने मेंशन करना होता है। तो ये इनका एक इसका पार्ट है। अगर आपने असिंक का वेट लगाया तो वहां पे प्रोमिसेस चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चेक कर लेगा कि असिंक्रोनस हम यूज कर रहे हैं मेथड, और उसके बाद अवेट लगा दिया। जो थोड़ा सा पॉज करेगा, अवेट के बाद कहाँ पे लगाना है वो भी पता होना चाहिए। तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी अपना अवेट वाला, इधर आएगा आपका एक फैच नाम का। अब जहाँ पे हमने एक्सेस नहीं लगाया ना, तो मैं जहाँ पे फैच यूज करूंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेस भी लगा दिया फैच भी लगा दिया, एक ही चीज यूज होनी है। फैच के बीच हम जहाँ पे लिखेंगे अवेट किसके ऊपर लगना है, कोई भी आपने इधर लिखना है। चलिए यही लगा देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी आएगी एपीआई। जो एपीआई प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी भी आपने एपीआई यूज करनी है, जिस किस कंपनी की करनी है, वो एपीआई प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जहाँ पे ऐसे आएगा कि आपकी एपीआई आएगी, ठीक है, जहां से मुझे डेटा चाहिए। इफ नॉट रिस्पॉन्स ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो मैं क्या करूंगी, थ्रो कर दो एरर को, न्यू एरर। रिस्पॉन्स नहीं आया तो समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे ही लिख देते हैं। चलो, मुझे ये वाली एरर दिख जाए कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एरर आ गई। कॉन्स्ट डेटा, अब यहाँ पे डेटा मुझे मेंशन करना पड़ेगा अवेट के साथ। अवेट रिस्पॉन्स, अवेट क्यों लगाया हमने, पहले इसको लगा देते हैं। यहाँ पे अवेट लगाया, पहले पॉज करेगा, चेक करेगा, हाँ जी वाली एपीआई पे मैंने जाना है, चलिए रुक गया, वहां से डेटा उठाया इसने। डेटा नहीं मिला तो उसने मुझे एरर बता दी। अगर ये वाला कोड नहीं चला तो क्या करेगा, फिर से अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट लगाने का मतलब है वो क्या करेगा, उसको डेटा मिल गया, ये तो तभी आना है, अगर नहीं मिला उसको। उसके बाद अगर मिल गया तो वहां पे अवेट करेगा, पॉज करेगा एग्जीक्यूशन को, डेटा उठाएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में डेटा देगा, कंसोल डॉट लॉग में जाके डेटा प्रिंट कर देगा। तो मुझे यहाँ पे कंसोल में डेटा दिख जाएगा। दोनों में से कुछ भी नहीं वर्क किया, हो सकता है दोनों ही गलत हैं, तो बस एरर दिख जाए। कैच में जाके एरर प्रिंट करनी है। जब तक अगर आपने ट्राई लगाया तो कैच लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। कैच उधर लगाना है जैसे ट्राई की ब्रैकेट खत्म हो जाती है, ठीक है। इधर कंसोल में जाके कोई भी एरर प्रिंट कर देगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे एरर लिख सकती है, नहीं एरर लिखनी तो आप यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर सकती है। और इसके बाद कॉमा लगा के जे वाला कीवर्ड लगा दो, तो अपन यहाँ पे एरर दिख जाएगी कि एरर क्या है। ये बेसिकली होता है कंप्लीट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, या फिर किसी भी एपीआई को यूज करने का। ये सब हटा देते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं एपीआई के साथ। करना क्या है, ये वाला जो फंक्शन क्रिएट किया है, रिटर्न में हम बाद में जाएंगे। इधर हम ना एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं कॉस्ट। पोस्ट मैंने प्रिंट करनी है, सेट कर दो पोस्ट को, यूजर स्टेट लगाएंगे इसके बीच, क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया है, तो यूज स्टेट लगेगा। कॉस्ट, एक एरर का भी आपने क्रिएट करना है। एरर का तो कंपलसरी होता है कि आपने क्रिएट करना है, क्योंकि एरर हमें दिखनी चाहिए कि कोई ना कोई एरर आई है। यूज स्टेट में इसकी वैल्यू ना रखेंगे, पहले से कोई भी एरर नहीं दिखेगी, तो इसको हमेशा एरर ही रखते हैं। नहीं, हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको एरर में रखने की जरूरत नहीं है। राउंड ब्रैकेट में बस इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाएंगे। यूज इफेक्ट हर जगह नहीं लगता, क्योंकि इस वाले पे लगेगा, मैंने डेटा फैच करना है, पोस्ट फैच करनी है लाइव। मैंने बताया था यूज इफेक्ट क्यों लगाते हैं, मुझे पता है कि डेटा यहाँ पर अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहेगी, मतलब डेटा लाइव अपडेट होना है, तो उसके लिए मुझे पता है पोस्ट मैंने फैच करनी है, डेटा चेंज होता ही रहेगा वेब ब्राउजर भी। इसके लिए यूज इफेक्ट लगाएंगे। और इसके बीच अब हम मेन कोड लगाने वाले हैं असिंक। सबसे पहले असिंक लगाया जाता है, एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है, फैच पोस्ट नाम का क्रिएट कर देते हैं।
ट्राई कैच लगाना है तो यहाँ पे ट्राई लगाएंगे, कैच साथ में ही लगा दिया करो तो आपको ज्यादा इश्यू नहीं होगा। ट्राई कैच ऐसे लगा दिया करो। अब देखो ट्राई के बीच क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट एक क्रिएट करना है रिस्पॉन्स नाम का, क्योंकि जो अभी तक मैंने बताया उसको वर्किंग में हम नहीं लेके आए, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिस्पॉन्स नाम का हमने क्रिएट करना है, जहाँ पे अवेट भी लगेगा, अगर अवेट लगाया तो यहाँ पे फैच करेंगे। अब एक मैं बाई डिफॉल्ट एक हमारे पास होती है HTTPS, यही है, इसका नाम देख लो, जेसन प्लेस होल्डर। ये एक रियल एक API है जहाँ से हम डेटा फैच कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे लिखेंगे typicode.com। क्या हमें चाहिए, तो यहाँ पे पोस्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तो वहां पे जो भी पोस्ट होगी ना कुछ वहां पे डेटा होता ही है, तो टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जो भी डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर इफ नॉट रिस्पॉन्स ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है, नॉट रिस्पॉन्स ओके, तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर दो न्यू एरर। अगर नहीं मिला हमें रिस्पॉन्स तो एरर मिल जाए। एरर क्या लिखेंगे, नेटवर्क इशू कुछ भी, चलिए ये एरर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको डेटा नहीं मिला, प्लस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके आपको ये भी मिल जाएगा स्टेटस टेक्स्ट में कि एक्चुअली में एरर किधर है, तो आपको स्टेटस के साथ बता दिया जाएगा कि ये वाली एरर है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट लगाना है, जहां पे ही कॉन्स्ट डेटा हमें चाहिए, अगर हम मिल गया तो हम अवेट लगाएंगे फिर से, क्योंकि फिर से वो रुकेगा थोड़ा सा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में हमें डेटा प्रोवाइड कराएगा। कहाँ पे करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक अपनी तरफ से लिखूंगी सेट पोस्ट डेटा। अब ये वाला जो है ना, ये आपकी मर्जी है, आपने डेटा किधर शो कराना है। मैं चाहती हूँ, मैंने जो वेरिएबल क्रिएट क्रिएट किया है ना, इसके बीच ये डेटा शो कराएंगे, कंसोल में नहीं कराएंगे अभी, क्योंकि हमने ये एक्चुअल एक बनानी है API का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हम अपने वेब ब्राउजर में जाके सामने से प्रिंट कराएंगे, कंसोल में नहीं कराना। अगर एरर आ जाए, कैच में जाके एरर आ जाए, तो सेट कर दो एरर को, क्या एरर आई है वो भी बता दो, एरर डॉट मैसेज, तो ऐसे आपको एरर दिखा देगा। असिंक यहाँ पे आएगा। चलिए ये वाला सेक्टर है जहाँ पे मैच करना चाहिए, ये भी सही है, और इधर आएगी ये वाली कर्ली ब्रैकेट, अब सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना ही नहीं होता कोड, ये वाली दो ब्रैकेट हमारी खत्म हो गई, पूरे का पूरा फंक्शन खत्म हो गया। अब सिर्फ इतना ही लगाना नहीं काफी होता, ये वाला जो हमने यूज इफेक्ट लगाया हुआ है ना, इधर अगर डिपेंडेंसी ऐड होती है, तो ये सिर्फ अगर आपने यूज इफेक्ट लगाया है तभी लगाना है, बेसिकली यूज इफेक्ट हर पे नहीं लगता, तो यहाँ पे लगेगा, तो मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर दी। और जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपने एक क्रिएट किया है ना फेच पोस्ट, इसको कॉपी करके जिधर ये खत्म होता है, जी वाली ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट खत्म होगी ना, यहाँ पे इसको कॉल किया जाता है ऐसे, ऐसे, तो इसको हमेशा ही कॉल करना पड़ता है जिधर ये खत्म हो गया, तो इसी के साथ इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं लिखा, और ये वाली एक एरर भी है वो भी देख लेते हैं। रिटर्न में हमने कुछ भी नहीं लिखा, बस उसी की एरर है, ये देखो, यहाँ से रिटर्न में हमें लिखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि डिग लगा देते हैं, H1 में लिख देते हैं पोस्ट, इसको कर दो रिफ्रेश, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया ना। अब हमें डेटा चाहिए जो भी हमने फेच किया है, तो उसको हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। क्या प्रिंट करना है, जो भी मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है मैप के साथ लगाएंगे, तो मैप मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, ये मैप का एक वेरिएबल होता है, कुछ भी आपने क्रिएट कर लेना है, ये आपने अलग से एक क्रिएट करना है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये हो गया, इसको हम यहाँ से, ये वाला जो पोस्ट हमने क्रिएट की है, इसको कर दो एंटर। एक जे हो गई ब्रैकेट, आपने देख लेनी है इसकी, चलिए इसको एंटर कर दो। इसके बीच हम LI टैग लगा देंगे, ये भी जरूरी नहीं है, बेसिकली हम LI के टैग के साथ ज्यादा डेटा शो कराते हैं। की इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, मुझे चाहिए पोस्ट डॉट ID, जो भी ID होगी पोस्ट की उनकी वेबसाइट से डेटा आना है। H2 में मैं लिख देती हूँ पोस्ट डॉट टाइटल, उनकी वेबसाइट पे टाइटल जो भी होगा वो दिखेगा, और टाइटल हो गया, और दिखेगा हमें पैराग्राफ में जो भी पोस्ट है डॉट बॉडी, बॉडी में जो भी डेटा होगा पूरे का पूरा हमें नजर आएगा। और ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम पूरे को यूएल टैग में लगा देते हैं, क्योंकि मैंने यूएल टैग नहीं लगाया, अगर लिस्ट में दिखाना है तो हमें यूएल टैग लगाना पड़ता है।
ये वाला यूआर टैग जहां से उठा के इसको हम बंद कर देते हैं। एल आई टैग हमारा किधर खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होना है। एल आई टैग खत्म, यहाँ पे होगा यूएल टैग खत्म। अब जहाँ पे हमने ब्रैकेट सारी लिख लेनी है, क्योंकि ब्रैकेट गलत है हमारी। यूएल टैग से पहले सारी की सारी ब्रैकेट बंद होनी है, जहाँ पे ऐसे बंद होनी है। ये होती है हमारी ब्रैकेट, और जे वाला जो है, तीन ब्रैकेट यहाँ पे बंद होनी है। अब सही है। और ये वाली ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। एक जे वाली हो गई, और पोस्ट एक एक्स्ट्रा है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश, तो ये डेटा तो आ गया, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट आप मैच कर लेना, यहाँ से स्टार्ट होनी है, यहाँ से जी वाली स्टार्ट होनी है, दो ब्रैकेट बंद होनी है। चलिए, ये होता है डेटा। वहां से एपीआई से डेटा आया है, हमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो डेटा ये आ गया, ठीक है। कंसोल भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, इधर इंस्पेक्ट कर देते हैं। इसको हमने कंसोल में जाके चेक करना है एक बार, तो सही है सब कुछ। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है, ये वाला हटा देते हैं। पोस्ट वाला जो लिखा है इसको हटा दो। रिफ्रेश, और भी हटा देते हैं कुछ। अवेट हटा देते हैं, इसको करो रिफ्रेश। वेट करो थोड़ा सा। अब देखो कुछ भी नहीं आया। अगर आपने असिंक लगाया है तो अवेट लगाना जरूरी है, ठीक है। और इसको फिर से लगा देते हैं अवेट को, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा। और इधर से हमने एक भी और हटाया था पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट का डेटा चाहिए, तो ये वाला आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे अवेट नहीं लगाया, अगर आप असिंक हटा देते, अकेला अवेट लगा देते, तब भी आपके पास एरर आनी, वो तो पहले से ही आगे देख लो। तो यहाँ पर अवेट असिंक लगा दिया, अवेट नहीं लगाना, तब भी एरर आएगी। तो ये वाली एरर तभी आनी है, ये वाले मैसेज सारे तभी आने हैं, अगर आपके पास कोई ना कोई इश्यू होगा। यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं, रिफ्रेश। चलिए, डेटा नहीं आएगा, क्योंकि ये इनका फिक्स होता है। एच टी टी पी एस एस के साथ जो सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी में हमें डेटा चाहिए। एच टी टी पी एस के साथ ही हमेशा हमें एक एपीआई मिलती है। तो ये आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। एच टी टी पी एस, ये वाली जो एपीआई है, ये मैंने यहाँ सर, ये एक बाई डिफॉल्ट होती है। ये आप जाके भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई। इधर से जाके जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, यहाँ पे एंटर करो, तो आप इनकी वेबसाइट पे चलेंगे। फ्री फेक रेस्ट एपीआई, यहाँ पे इन्होंने बोला भी हुआ है कि ये एक फ्री की फेक एपीआई होती है। ये डेटा कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल में है। तो बस ये टेस्टिंग के लिए है, कि आप एक बार टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास एपीआई वर्क कर रही है। अब आपके माइंड में एक बात घूम रही होगी कि इसी को अगर हमने एक्सेस के साथ यूज करना है। मैंने तो यहाँ पे फैक्चर लगाया हुआ है ना, अब इसको हम एक्सेस के साथ यूज करके देखेंगे। करना कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट कर लो सबसे पहले एक्सेस को। इससे पहले हमने इसको डाउनलोड किया है, वो जरूरी है। एक्सेस को इंपोर्ट करना है फ्रॉम एक्सेस से, पहले तो ये लिखना है। चलिए, एंटर कर देते थोड़ा सा। बाकी जो चेंजेस करनी है बस ये सब सेम रहेगा, इस सबको कुछ भी नहीं करना। असिंक भी सेम रहेगा, इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, एक्सेस डॉट गेट, बस इतना लिखना है, ठीक है। और जे वाला जो है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एरर वगैरह दिखानी है। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ताकि पता चले कोई एरर किधर से आ रही है। नहीं आया डेटा, एक बार थोड़ा सा डेटा कर लेते हैं। चलिए, डेटा तो नहीं आया, क्योंकि हमने जहाँ पर एक्सेस यूज किया है, तो जैसे जैसे मैंने आपको कीवर्ड बताए हैं ना, सेम वैसे ही लिखने हैं। इधर है जे वाला, अगर तो मेरे पास सब कुछ ओके हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, सेट कर दे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स वाला हम क्रिएट करेंगे, बस सेट कर दे पोस्ट के अंदर डेटा को। बाकी सब कुछ भी नहीं लिखेंगे। एक्सेस के साथ काम अगर करने, तो आपको अभी समझ आ जाएगी क्यों इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। पहले तो हमारे पास डेटा आना चाहिए।
ये सब हमने हटा दिया। अब देखो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इफ वाली सारी की सारी हमने कंडीशन हटा दी। हम नहीं लिखेंगे। और जहां पे सेट पोस्ट के बीच लिख दो इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब देखो रिस्पॉन्स वाला हो गया, हाईलाइट हो गया, पहले इसको रिफ्रेश करो, डेटा आ गया। बस इतना ही फर्क है। अब यहाँ पे एक्सेस यूज करने का यही फायदा, हमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सारा कोड हटा दिया। बस यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, कोई भी आपको इफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम एक्सेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दोनों मेथड हम मैंने बता दिए हैं, आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सही आ चुकी है। डेटा आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ पर जे वाला हमारा जो मॉड्यूल है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा बस एक मॉड्यूल पेंडिंग है, इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।